नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, IGO। ठीक है, क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजनल या नेशनल ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वॉलेंटरली पार्टिसिपेशन हो अलग अलग कंट्रीज की तरफ से, उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 1971 में ये बनी थी और इसको बनाने वाले एक इकोनॉमिस्ट थे, क्लास श्वेब। यही हेड हैं आज भी इसके। 1971 में इन्होंने बनाया था यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी 1971 में, यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम। किस लिए बनाई थी? कि यूरोप में डेवलपमेंट के लिए सभी मिलजुल कर कंबाइन एफर्ट करें। ठीक है, एक समिट करेंगे यूरोप की सभी कंट्रीज की। सभी यूरोपियन कंट्रीज साल में एक बार यहाँ इकट्ठा होंगे एंड दे विल टॉक अबाउट हाउ दे कैन टेक फॉरवर्ड द होल यूरोप टुगेदर, कि पूरे के पूरे यूरोप को कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। तो बाद में यूरोप से बाहर के कंट्रीज भी उसके साथ ऐड होने लगी और 1987 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रख दिया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम से। तो इसकी मीटिंग हर साल जनवरी में होती है और जो प्लेस है वो है डावोस, स्विट्जरलैंड। यहां है अराउंड स्विट्जरलैंड के मैप पे डावोस। डावोस नाम का एक प्लेस है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है, तो डावोस समिट के नाम से भी फेमस है ये। तो हर साल अलग अलग कंट्रीज के लीडर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं दावोस में एंड वो अलग अलग प्लान, अलग अलग आइडियाज के साथ इकट्ठा होते हैं, बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो अब की बार इंडिया ने वहां पे एक नया अलायंस प्रपोज किया है जिसका नाम है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लोन्स। ये ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इस नाम से एक नया ग्रुपिंग इंडिया ने, एक नया अलायंस इंडिया ने प्रपोज किया है। तो ये पूछा जाएगा कि ये ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस कौन सी फॉर्म में प्रपोज हुआ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म में प्रपोज हुआ है। किसने प्रपोज किया है? इंडिया ने प्रपोज किया है। पर्पज क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का? क्योंकि इंडिया ने प्रपोज किया है तो हमें उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कोई और प्रपोज करता तो सिर्फ हम ये देख लेते कि क्या प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। बेसिकली जब बात जेंडर की आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द जो भी जेंडर से रिलेटेड कोई अगर अलायंस बना है या रिपोर्ट है तो वहां पे वुमेन अपलिफ्टमेंट की मेन बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की मेन बात होती है। ठीक है, ये ग्लोबल फूड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस
यहाँ पे प्रपोज करने का एक रीजन ये भी था कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी एक बड़ी फेमस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है और ये कई सारे एग्जाम्स ने पूछ रखा है इसको कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन देता है। तो हर साल ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है कि जो मैन और वुमेन में जो गैप है, ठीक है, उसको लेके कि कौन सी कंट्री में कितना ज्यादा जेंडर गैप है, ठीक है। अब की बार इन्होंने जो ये रिपोर्ट सबमिट की है तो इसमें इन्होंने बताया है कि इट विल टेक अनदर अप्रोक्सीमेटली 134 years टू गेट जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर पैरिटी। जेंडर इक्वेलिटी आने में वर्ल्ड में या जेंडर पैरिटी आने में वर्ल्ड में लगभग जिस पेस से हम चल रहे हैं, जिस पेस से हम इक्वेलिटी लाने के एफर्ट डाल रहे हैं, 134 साल और लगेंगे जेंडर इक्वेलिटी आने में वर्ल्ड में। अभी इस साल की ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये आ चुकी है। इंडिया का रैंक है 126 आउट ऑफ 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। 140 कंट्री में इंडिया का रैंक मतलब वर्स्ट साइड में ही है। 129वां रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का 2024 में, ठीक है। जनरली जब इस टाइप की रिपोर्ट आती हैं तो मोस्टली रिपोर्ट में तो हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि उस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, क्योंकि हर रिपोर्ट में ये याद रख पाना कि इंडिया क्या क्या रैंक है, टॉप कौन है, लास्ट कौन है, क्योंकि हर साल लगभग 1000 प्लस रिपोर्ट पब्लिश होती हैं। हम उनमें से सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स जो सोशियो या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं उनके नाम पढ़ेंगे, कहीं कहीं ये पढ़ेंगे कि कौन इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। वैसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन बहुत दिन के बाद याद रहेगा नहीं। आइसलैंड टॉप है इसमें और सूडान सबसे लास्ट कंट्री है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे हर एक का याद रखोगे तो हम करीबन 50-60 रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इंडिया का रैंक याद रह जाएगा, वही बहुत है कि इंडिया का रैंक 129 है, आइसलैंड टॉप पे है। और आइसलैंड कौन सी कंट्री हमने किया था? आइसलैंड पढ़ी थी हमने, नॉर्डिक कंट्री में पढ़ा था हमने। 5 नॉर्डिक कंट्री में एक आइसलैंड है, ठीक है। और सूडान जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो सूडान सबसे लास्ट में है और आइसलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। याद रह जाए तो सही है, नहीं तो ये तो याद रखना ही है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कई बार पूछ लेते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है। तो अराउंड हम इसी रैंक के अराउंड रहते हैं, मतलब 120s में ही रहे हैं। 124 हो जाता है, 5, 6, ठीक है। अब की बार और नीचे आ गए 129, ठीक है। तो मतलब वो शो करता है कि जेंडर इक्वेलिटी नहीं है इंडिया में। ऐसी रिपोर्ट्स को हम कहीं पे कोट भी कर सकते हैं। कभी कोई ऐसे लिख रहे हैं, कुछ कोई डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया में जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इंपावरमेंट पे बात हो रही है, तो उसका रिजल्ट बताने के लिए कितनी इंपावरमेंट हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 134 साल लगेंगे वर्ल्ड में जेंडर इक्वेलिटी आने में, और इंडिया का रैंक वर्स्ट साइड में ही है, ठीक है। देन तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है वो याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, या मीटिंग कहाँ होती है इसकी। एनुअल समिट फिक्स है, इसकी एनुअल समिट हर साल यहीं पे होती है, ठीक है। 1971 में बनी थी। कार्लोस श्वाब इसके करता धरता है, इसकी मेन की पर्सन है, वही इसके चेयरमैन है, ठीक है। इनिशियली यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम था इसका नाम, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 87 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनी थी, ये भी नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। मैं क्लियरली ये भी बता देता हूँ, आप ये याद कर लेना तो भी सफिशिएंट रहेगा, एक्स्ट्रा ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कौन सा अलायंस दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी
अलायंस इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रपोज किया है जेंडर इक्वेलिटी लाने के लिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इन मथुरा। तो कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस ये ठीक है कि अगर हमें कोई स्टैटिक जीके में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मथुरा में पहला डिफेंस मिनिस्टर ने पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल लॉन्च किया है, ठीक है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के? अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है। तो मथुरा में हुआ है फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इंडिया का लॉन्च, मथुरा में हुआ है और मथुरा यूपी में। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज बुक टाइटल्ड फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि इंडिया फर्टिलाइजर्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और एक कंट्री है जॉर्डन, वहां से हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के इंग्रेडिएंट को इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है कि जितने भी फर्टिलाइजर हो हम मोस्टली इंडिया में ही उनको बना ले, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखना है और बुक के ऑथर का नाम याद रखना है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं हमारे, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड नहीं, हेल्थ नहीं है ये फर्टिलाइजर भी नहीं है अभी। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मैंने लास्ट क्लास में बताया था जेपी नड्डा है, चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है यूएपीए से रिलेटेड न्यूज, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? जगदीप धनखड़। अच्छा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। क्योंकि हर साल बहुत सारी बुक पब्लिश होंगी, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर किसी मिनिस्टर ने कोई बुक पब्लिश की है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देन है यूएपीए से रिलेटेड, इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इंदिरा गांधी के टाइम पे लॉन्च हुआ था ये, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में अगर कोई चीज हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक तो इसका ईयर याद रखें कि ये कौन से ईयर में आया, दूसरा इसका फुल फॉर्म याद रखें, ठीक है, तीसरा ये याद रखें कि कौन प्राइम मिनिस्टर था जब ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। देन उसके बाद आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये यूएपीए लगाया गया है, 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, अनलॉफुल घोषित कर दिया गया है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे यूएपीए लगा है, यूएपीए का ईयर और यूएपीए का कौन प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त जिस वक्त अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द क्रिएशन फॉर 3 ऑफिसर लेवल पोस्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इंडिया में आर्टिकल 280 में गिवन है कि फाइनेंस कमीशन नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। काम क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
टैक्स रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड states and among the states। मतलब सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि यूनियन या सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट्स को कितना मिलेगा। पहले तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और उसके बाद हर एक स्टेट को कितना मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट है तो हर एक स्टेट को कितना मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका करेगा? टैक्स रिवेन्यू का। जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना होगा इंडिया में। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल, वो 41% है। वर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां, मतलब सेंटर से स्टेट्स को कितना मिलेगा, वो 41% है अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। 16th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं अरविंद पंगरिया, ये पर्सन हेड करेगा 16th फाइनेंस कमीशन को। और 15th फाइनेंस, क्योंकि एक पीछे तक तो एटलीस्ट हम याद रख लें, एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के हेड थे। और फाइनेंस कमीशन इंडिया में पहली बार बना था 1951 में, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। केसी नियोगी, NEOGY, वो उसके हेड थे। तो फर्स्ट याद रख लेना, अभी लास्ट याद रख लेना, और जस्ट उससे एक पहले याद रख लेना, क्योंकि अभी 16 तो बना है, तो अभी 15th की ही बात चलेगी, क्योंकि अभी वो जो रिकमेंडेशन देके गए वो इंप्लीमेंट होंगी, तब तक ये अपनी रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, तो 16th के हेड है अरविंद पंगरिया। अरविंद पंगरिया पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। अभी कौन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन? सुमन बैरी। ठीक है, तो ये अभी फाइनेंस कमीशन के हेड है, इनसे पहले थे एनके सिंह, और इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना टैक्स रिवेन्यू का सिर्फ। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वी मुरलीधरन रिप्रेजेंट इंडिया एट G77 थर्ड साउथ समिट इन युगांडा। युगांडा में हमने एक समिट और भी पढ़ी थी पहले। समिट क्या होती है? एनुअल मीटिंग। कौन सी हुई थी एनुअल मीटिंग इससे पहले? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था उस वक्त युगांडा को। कैपिटल कंपाला, नैम समिट। वेरी गुड, नैम समिट हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, नैम समिट हुई थी युगांडा में। अभी हुई है G77 साउथ समिट। ये G77 क्या है? G जहां पे दिखे ना वो होता है ग्रुप। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। ठीक है, G4 मतलब ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। तो 77 कंट्रीज का ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। कहां पे? बेसिकली इन्होंने बना रखा है, ये G77 कंट्री है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबर। ठीक है, और ये वो सब कंट्री हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो मोस्टली इन G77 में इमर्जिंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वो अपनी बात को स्ट्रोंगली रख पाए तो अपने आप को ये ग्रुप बना के रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो 193 कंट्रीज हैं, जब वोटिंग होता है किसी भी इशू पे, तो ये अपने आप को स्ट्रोंगली अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने के लिए, ताकि इमर्जिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट ऊपर रहे, तो उसके लिए इन्होंने एक अपना ग्रुपिंग बना रखा है। ठीक है,
एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ये 77 कंट्रीज का। तो बस इतना ध्यान रख लेना कि G77 कंट्रीज की मीटिंग कहाँ पे हुई है, युगांडा में हुई है, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, जितनी हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे शायद उनमें से सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, G20 पढ़ेंगे, G7 पढ़ेंगे, सार्क, बिम्स्टेक, वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रह जाए तो सही है, नहीं याद रह जाए तो भी काम चल जाए। देन नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू बी प्रोटेक्टेड, होम मिनिस्टर। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे हमेशा ही एक्सट्रीमिस्ट का इशू रहता है, टेररिज्म का इशू रहता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा, ठीक है। वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां का टेरेन भी डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय है, हिमालयाज का एक्सटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हिली एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है। तो इधर म्यांमार का बॉर्डर लगता है, म्यांमार का बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, ये रहा। सॉरी, ठीक है, ये आसाम है, ये, ठीक है। देन उसके बाद ये स्टेट है नागालैंड, देन मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। तो यहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट होते रहते हैं। तो हम 4-5 चीजें पढ़ेंगे इंडिया म्यांमार के बारे में। म्यांमार की कैपिटल, नहीं, नेपिडो, इंडिया और म्यांमार, म्यांमार में अभी फिलहाल मिलिट्री कू है, म्यांमार में अभी मिलिट्री कू है, और जहां मिलिट्री कू होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द मिलिट्री। जब मिलिट्री रूल कहीं करती है तो उसको स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो वहां पे स्ट्रेटोक्रेसी है, रूल बाय द मिलिट्री, तो वो मिलिट्री स्टेट। तो इंडिया और म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल होगी। देन इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप सही रहें उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर म्यांमार को टच करती है, ठीक है। तो म्यांमार को टच कर रहा है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा नहीं करता, त्रिपुरा की बॉर्डर नहीं है, त्रिपुरा तो ये रहा ना इधर, त्रिपुरा तो 3 साइड से बांग्लादेश से लगा हुआ है, इधर आसाम से, इधर मिजोरम से, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। अब इनका हमें ये भी याद रखना है कि एरिया वाइज किसकी बॉर्डर सबसे ज्यादा लगती है, कौन से स्टेट की। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है 543 किलोमीटर के अराउंड का। उसके बाद दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है नागालैंड। तो ऐसे है सीक्वेंस, पहले ऊपर वाला फिर नीचे से रिवर्स होते हुए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, उसके बाद लगता है मिजोरम का, फिर लगता है मणिपुर का, और फिर लगता है नागालैंड का बॉर्डर, ठीक है। म्यांमार के साथ हम एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज टू कर्ब द militant activity at India Myanmar border।
तो ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन सनराइज, टू कर्ब द मिलिटेंट एक्टिविटी ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। देन आपको एक पोर्ट का नाम याद रखना है, पोर्ट सितवे। ये एक पोर्ट सिटी है म्यांमार की। तो इंडिया में कलकत्ता पोर्ट और म्यांमार में सितवे पोर्ट, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए इंडिया एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। कलादान रिवर है म्यांमार में, उसका नाम है। ये है क्या कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, एक 32 किलोमीटर का स्ट्रेच एरिया है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। अगर वो कट हो जाए, वहां से ब्लॉक हो जाए, तो इंडिया का कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट के साथ कट जाएगा। तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए कि अगर कभी इमरजेंसी में ऐसा हो कि वो कनेक्शन कट हो जाए, तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम बांग्लादेश से होके आ सकते हैं, नहीं तो बांग्लादेश से नीचे से इधर हमारा कलकत्ता पोर्ट है और उसके अपोजिट में इधर म्यांमार का सितवे पोर्ट है। तो हमने म्यांमार के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन हुआ तो हमने एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया है, एक रास्ता बनाया है जिसमें हमने अलग अलग वेज ऑफ ट्रेवलिंग यूज किए हैं कि कलकत्ता पोर्ट से हम आएंगे सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट से कलादान रिवर से होते हुए लगभग इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे आएंगे और वहां से बाई रोड हम मिजोरम आ सकते हैं। तो ये अल्टरनेट रास्ता है जो इंडिया ने बनाया है इन केस अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया का कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक अल्टरनेट रास्ता है। इट्स अल्टरनेट वे टू रीच नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जिसमें सितवे पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कि इमरजेंसी में हम कलकत्ता पोर्ट से सितवे पोर्ट आएंगे, सितवे पोर्ट से कलादान रिवर से होते हुए इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया मिजोरम बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, मिजोरम म्यांमार बॉर्डर पे आ जाएगा और वहां से बाई रोड मिजोरम आया जा सकता है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाना हो, फूड पहुंचाना हो, आर्म्स पहुंचाने हो, वेपन पहुंचाने हो, या हमारी मिलिट्री को डिपोर्ट करना हो, तो ये अल्टरनेट वे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर किन दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में है। क्योंकि अभी तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको याद है, अगर हम ऐसे 5-6 कॉरिडोर कर लेंगे तो फिर ये नहीं याद रहेगा कि ये किन दो कंट्री के बीच में है। तो ये याद रखना किन दो कंट्री के बीच में है। ठीक है, इसमें इंडिया का कलकत्ता पोर्ट, म्यांमार का सितवे पोर्ट, ठीक है, और म्यांमार की कलादान रिवर, ठीक है, और उसके बाद रोडवे, मतलब रोड और वाटरवे, इन दो को कंबाइन यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, सितवे पोर्ट भी पूछी जा सकती है, कहां पे है सितवे पोर्ट? देन म्यांमार से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखना, रोहिंग्या मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा था यहां पे बहुत ज्यादा। रोहिंग्या एक टाइप के मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, परसिक्यूशन क्या होता है? मतलब कुचलना, दबाना किसी को, ठीक है, और कई बार उनको मार भी देना। तो बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम भाग के
बांग्लादेश और इंडिया में आ गए थे। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही एक सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स कहां से बिलोंग करते हैं? म्यांमार से। म्यांमार का एक स्टेट है रखाइन स्टेट, और इसी रखाइन स्टेट में ये सितवे पोर्ट है। द नेक्स्ट न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस न्यू स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हमने इससे पहले भी 2-3 स्कीम पढ़ी हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस चीज से रिलेटेड है? टू हेल्प पीपल सेट अप सोलर प्लांट्स पैनल्स एट देयर होम्स विद द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेज। 1 करोड़ हाउसेज के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का एम याद रखना, टू हेल्प पीपल सेट अप सोलर पैनल्स एट देयर होम्स विद द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेज। अब ये सोलर को लेके इंडिया का टारगेट है कि हम लोग सोलर जो एनर्जी है या सोलर पावर जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली प्रपोज किया था 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को और ज्यादा यूज किया जाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको 2015 में प्रपोज किया था इंडिया और फ्रांस ने। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, और ये ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट है इंडिया का 2070, हमने पहले भी पढ़ा था। और इंडिया 2030 तक ये तो कार्बन न्यूट्रल टारगेट है रेलवेज का। दूसरा, इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहा है। इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का 500 गीगावाट अप टू 2030, कि हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत टाइप की होती है, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, देन वाटर हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। देन उसके बाद अलग अलग बायोगैस से भी एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो कई टाइप के सोर्सेज को मिला के हम लोगों का 2030 तक का टारगेट है कि मैं 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है। अभी हम लोग पहुंचे हैं लगभग 200 के अराउंड, ठीक है। तो अभी 6 साल और बचे हैं और हमारा टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुंचने का। तो उसी को अलाइन करते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हाउसेज के ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट पैनल लगवाए जाएं। और इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रूफटॉप सोलर की है गुजरात में।
रूफटॉप की बात कर रहा हूं मैं। रूफटॉप में इंडिया में गुजरात में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। एक मिनट। और सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसी एक स्टेट में है तो वो राजस्थान है। इंडिया में अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा सोलर कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है या मैक्सिमम सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसी स्टेट के पास है तो वो है गुजरात के पास। लेकिन रूफटॉप में सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात के पास है। सिर्फ रूफटॉप से सोलर प्रोड्यूस करने की बात है तो गुजरात नंबर 1 है। ओवरऑल सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात है तो इंडिया में राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंडिया या मेनली सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है चाइना, 2nd नंबर पे है यूएसए, 3rd नंबर पे है जर्मनी और 4th पे है इंडिया सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अभी हमारी सोलर एनर्जी रफली 100 के अराउंड है, मतलब 50% है हमारी रिन्यूएबल का। इतना याद रख लेना, जितनी हमारी रिन्यूएबल है उसका लगभग 50% सोलर है। अभी हमारी रिन्यूएबल लगभग 200 के अराउंड है, 200 गीगावाट, और सोलर उसमें लगभग 100 गीगावाट है। देन अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किस चीज से की जाती है तो सबसे ज्यादा होता है थर्मल एनर्जी। वर्ल्ड में एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। 2nd नंबर पे है विंड एनर्जी, 3rd नंबर पे है हाइड्रो एनर्जी और 4th पे है सोलर। ये वर्ल्ड की है टोटल कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय बर्निंग कोल। 2nd नंबर पे विंड एनर्जी है, देन हाइड्रो एनर्जी, देन सोलर एनर्जी। इंडिया में इसको देखेंगे तो सीक्वेंस ये है कि सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं थर्मल, फिर सोलर, फिर विंड और फिर हाइड्रो। तो इंडिया में सीक्वेंस चेंज हो। हाँ है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना नहीं है इंडिया के पास। ठीक है, तो हम लोग थर्मल कर रहे हैं, देन सोलर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है तो सोलर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, देन विंड और देन हाइड्रो। बात ये भी हो जाती है प्रोडक्शन की कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, क्योंकि इंडिया में मल्टीपर्पज डैम है तो, लेकिन उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। एनर्जी हमारा एनर्जी का लगभग 70 to 75% अभी भी थर्मल एनर्जी से ही प्रोड्यूस होता है, बाय बर्निंग कोल को बर्न करके। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को आईएसए बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 102nd मेंबर बना है न्यूजीलैंड। 102 मेंबर हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और उसका 102nd मेंबर बना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। तो कैंपेन का नाम और कैंपेन का पर्पस, टू कॉमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिया एज रिपब्लिक। इंडिया के रिपब्लिक होने के 75th ईयर हो गए हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कैंपेन चला गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। 26 जनवरी
1950 को हम लोग रिपब्लिक कंट्री बने थे और 26 जनवरी 2024 को हमारे रिपब्लिक होने के 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो रिपब्लिक होने के 75 ईयर कंप्लीट होने पे हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ कंट्री विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। वो इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इलेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो 26 जनवरी को 1950 से हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वहां से इंडिया के रिपब्लिक बनने का स्टार्ट हुआ था। हालांकि इससे लगभग 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हम लोगों ने 26 जनवरी 1949 से, और उसको इनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950 से। अडॉप्ट कर लिया था तो उस दिन को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में, और इनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, लागू किया था, तो इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। ये दो महीने का गैप क्यों लिया था हमने? ऐसा कुछ नहीं है। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया था। और इस दिन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्लेज लिया था कि कसम ली थी कि हम हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाएंगे। तो उसी को फुलफिल करने के लिए हम 2 महीने रुके थे और हमने 2 महीने के बाद इसको इनेक्ट किया था। ठीक है। हालांकि हमारे प्रीएम्बल में लिखा यही हुआ है कि हम 26 नवंबर को अडॉप्ट भी कर रहे हैं और इनेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। लिखने में, लैंग्वेज में तो प्रीएम्बल में वही लिखा हुआ है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है एक तरह से। तो लेकिन हम लोगों ने उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम हैज बीन डिप्लॉयड इन द गल्फ ऑफ एडन। तो इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो है ये कि गल्फ ऑफ एडन कहां पे है, इसकी पोजीशन। तो ये वाला एरिया हमने कई बार पढ़ लिया है वैसे तो। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला से इस तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और ये दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है रेड सी। रेड सी से जब ऊपर जाते हैं तो ये कंट्री है इजिप्ट। ठीक है। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये जो पोर्शन दिख रहा है, मैं बड़ा करता हूं, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो कई बार एग्जामिनर ने यह भी पूछा है कि ये सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, तो इट्स द पार्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है। इजिप्ट कंट्री का पार्ट है ये। अब इधर से
यहाँ नीचे से और इधर से ये वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो वो लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, और सिनाई पेनिनसुला के इस तरफ तो गल्फ ऑफ सुएज है, ये गल्फ ऑफ सुएज, ये यहां पे, और इधर ये गल्फ ऑफ एक्वाबा, गल्फ ऑफ एक्वाबा है। ये वाटर बॉडी है, इनकी पोजीशन आप ध्यान रखना। नीचे आते हैं तो रेड सी है, और रेड सी से नीचे आएंगे तो ये यहां पे है गल्फ ऑफ एडन। रेड सी से नीचे आएंगे तो यहां पे गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का पार्ट है ये। तो ये तीनों गल्फ याद रखना, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एक्वाबा, गल्फ ऑफ सुएज। कि गल्फ ऑफ सुएज कहां पे है, गल्फ ऑफ एक्वाबा कहां पे है, और गल्फ ऑफ एडन ये है यहां पे नीचे। गल्फ ऑफ एडन यमन के नजदीक है, ठीक है। क्या हुआ, कुछ रिपीट करो मैं, ठीक है दोबारा देख। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में है गल्फ ऑफ एक्वाबा। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में गल्फ ऑफ एक्वाबा है, और इजिप्ट और सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का ही पार्ट है, वहां पे गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये रेड सी है, और ये इधर गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, ये दोनों पार्ट तो इंडियन ओशियन का ही है, ये दोनों इंडियन ओशियन का पार्ट है। और इंडियन ओशियन में भी ये अरेबियन सी का पार्ट है। इंडियन ओशियन की दो ब्रांच है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और अरेबियन सी में फर्दर डिवाइड किया गया है रेड सी में, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, और ये गल्फ ऑफ एडन। तो ये अरेबियन सी के पार्ट है। अब गल्फ ऑफ एडन एक वाटर बॉडी है, और रेड सी एक वाटर बॉडी है। हम कई बार पढ़ चुके हैं, दो वाटर बॉडी को अगर कोई नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां पे इस स्ट्रेट का नाम है बब अल मंदाब। थोड़ा सा यूनिक सा नाम है, बल अब मंदाब इसको बोलते हैं। तो बल अब मंदाब स्ट्रेट पूछ लिया जाए कहां पे है, तो वो अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो अरेबियन सी को रेड सी से जोड़ेगा, और अगर और छोटे पर्सपेक्टिव में देखना है तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ेगा, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन यमन के नजदीक है, और यमन में कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है, इतनी बार पढ़ने के बाद तो बता देना चाहिए आप लोगों को, ह्यूदी रेबल्स ग्रुप। ह्यूदीज एक मिलिटेंट ग्रुप है यमन में, ठीक है, और इसको ईरान से पूरा सपोर्ट है। अब ये ह्यूदीज क्या करते हैं, जो यहां से ट्रेड होता है मेडिटेरेनियन सी से रेड सी, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी आने के लिए यहां पे एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो हमने पढ़ा है, सुएज कैनाल। तो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी, और रेड सी से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए जो भी शिप आता है, ठीक है, उस पे ये ह्यूदी रेबल्स अटैक कर देते हैं। तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने अपना एक शिप भेजा था, आईएनएस विशाखापट्टनम, ठीक है। इंडियन नेवल शिप, आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम। अब बात यह था कि इंडिया क्यों भेजेगा,
क्योंकि इंडियन ओशियन का एक तरह से प्रोटेक्टर ये माना जाता है कि इंडिया है, कि इंडियन ओशियन में पीस बना रहे उसके लिए उसकी जिम्मेवारी इंडिया की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दे रखी है कि इंडियन ओशियन में पीस बना रहना चाहिए। और इंडिया ऐसा इसलिए करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है कि इंडियन ओशियन में इंडिया की मेन हिस्सेदारी है, तो उससे हम लोगों का दबदबा बढ़ जाता है। इंडियन ओशियन में कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो उस पर हम क्लेम कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूदी रेबल्स के अटैक से बचने के लिए इंडिया ने अपना एक शिप भेजा है, INS विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप या इंडियन नेवल शिप हैज बीन सेंट बाय द इंडिया इन गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन में कौन सा शिप भेजा है? INS विशाखापट्टनम। क्यों भेजा है? ह्यूदी रेबल्स ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पे एक आइलैंड है स्कोत्रा आइलैंड, ये मैंने पहले भी बताया था, ये यमन की टेरिटरी है, यमन से बिलोंग करते हैं। स्कोत्रा आइलैंड बिलोंग टू यमन। डन। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। किसका हेडक्वार्टर पड़ा था? हाँ, GCC। क्या था? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 2 क्लास पहले ही पढ़ा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। क्या था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? 6 कंट्रीज का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन। कौन कौन सी 6 कंट्री? सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन नहीं है, सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत। 1 2 3 4 5 6। यमन नहीं है। ठीक है, यमन और सऊदी अरेबिया की बनती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इन दोनों का एक ग्रुपिंग में होना पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, कि एक ग्रुपिंग में होना लगभग इम्पॉसिबल है इन दोनों का, क्योंकि यमन ईरान का सपोर्टिंग कंट्री है, ईरान को सपोर्ट करता है, और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? ये भी मैंने बताया था। यहां शिया मुस्लिम, यहां सुन्नी मुस्लिम रहते हैं और यहां शिया मुस्लिम रहते हैं। मेजोरिटी ग्रुप है जो शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स के। ठीक है, तो यहां सुन्नी और यहां शिया। और यमन ईरान का फ्रेंडली कंट्री है और यमन के ह्यूदी मिलिटेंट ग्रुप को आर्म सप्लाई करता है ईरान। ठीक है, ताकि वो डिस्टरबेंस बनाए रखे सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन में वो पूरा डिस्टरबेंस बनाए रखते हैं। और स्कोत्रा आइलैंड्स ध्यान रखना यमन के हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है यमन की? सना। SANA भी मिल जाएगा कहीं पे और SANA भी मिल जाएगा कहीं पे।